Assalamu alaikum students. Hope you guys are safe and happy at your homes. Today we are going to start our online lectures for Air Foundation School System Tipu Campus, Rahimabad Stop Rawalpindi. And here is the outlook of your book, your social study book. It is social studies, secondary social studies for Pakistan, revised edition 1, and the name of the author is Peter Moss. Nothing has changed. This is your very own old book. Fine. And now let us start from our very first chapter, and the name of this chapter is our country in the world. And as you know that we will study in this chapter as where in which part of the world, in which part of the continent, and which side of the continent does our country exist. Here you can see the map of the world. ठीक है, आप यहाँ पे दुनिया का नक्शा देख रहे हैं. ठीक है, इसके अंदर आपको बहुत जितने भी दुनिया में ममालिक मौजूद हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे. ठीक है, आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. और ऑलमोस्ट इसके मिडल में जो ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर का आपको एरिया नज़र आ रहा है, अगर आप लाइट ग्रीन कलर के एरियाज़ की तरफ गौर से देखें तो आपको वहाँ पे बोल्ड में पाकिस्तान नज़र आ जाएगा. ठीक है, this is a map of the Europe, Asia, Africa landmass showing the Islamic countries colored green and South Asian countries in strips. ठीक है, मतलब कि इसमें आपको ग्रीन कलर में जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो ग्रीन कलर में नज़र आएंगी. ठीक है, और जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, जो हमारा एशिया का जो कॉन्टिनेंट है उसके सदर्न पार्ट में 7 कंट्रीज़ एग्जिस्ट करती हैं, उनको स्ट्रिप के साथ जो है इन्होंने मेंशन किया है ताकि आप इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर लें. एंड नेक्स्ट वी हैव एट द वेरी टॉप हमारे पास ये मैप है. ये हमें शो कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो कहाँ पे है और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं. और आपको पता है कि नेबरिंग कंट्रीज़ ज़रूरी नहीं होती जो बिल्कुल साथ जुड़ी हुई हों, वही नेबरिंग कंट्रीज़ कहलाती हैं. जिनके बॉर्डर्स बहुत ज़्यादा कम वक्फे से हमारे साथ जो है वो थोड़े से कम गैप के साथ भी हैं, वो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ कहलाती हैं. उसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो साउथ एशिया है उसमें 7 कंट्रीज़ एग्जिस्ट करती हैं. और उन कंट्रीज़ में हमारे पास जो है वो बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स है, नेपाल है, हमारा पाकिस्तान है और श्रीलंका है. ठीक है, और क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जो पॉपुलेशन के हिसाब से और एरिया के हिसाब से जो कॉन्टिनेंट है वो कॉन्टिनेंट है एशिया. और उस एशिया कॉन्टिनेंट को अगर हम आसानी से स्टडी करना चाहते हैं तो फिर उसके हमने 2 पार्ट्स बनाए होते हैं. ठीक है, और मेनली जो पार्ट होता है वो साउथ एशिया जिसमें हमारा पाकिस्तान भी है. इसके अलावा जो है वो बाकी जो हमारे पास आ जाता है वो एशिया का दूसरा हिस्सा आ जाता है. ठीक है, मतलब इसको ऑलमोस्ट 4 जो हमारी डायरेक्शंस हैं उसमें कन्वर्ट किया जाता है. और उसके बाद आप नीचे वाली डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारे पास साउथ एशियन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं वो वहाँ पे मेंशन की गई हैं. ठीक है, ये आप इनको जो है वो आसानी से देख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आपको हम यहाँ पे थोड़ी सी एग्ज़ाम्पल जो है वो भी दे देते हैं कि हम जो है किसी भी कंट्री के बारे में जो डिटेल जानते हैं वो बेसिकली सबसे पहले तो उसके मैप से जानी जाती है, क्योंकि उसके मैप में उसके बारे में सारी डिटेल मौजूद होती है. और देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ मैप्स एग्जिस्ट, बट कुछ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिसके ज़रिए से आपको मैप को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी. क्योंकि एक सिंपल मैप आपको जस्ट सिंपल डिटेल बताता है, लेकिन अगर आपको किसी डिटेल की डेप्थ, किसी चीज़ की डेप्थ में जाना है, डेप्थ डिटेल हासिल करनी है, तो उसके लिए आपको मैप के बारे में इंफॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास आता है फ़िज़िकल मैप. जो फ़िज़िकल मैप है वो हमें शो करता है कि सपोज़ जिस एरिया का मैप हम देखना चाह रहे हैं वहाँ पर अगर कोई पहाड़ है, दरिया है, रोड्स हैं, जो भी चीज़ है, ठीक है, वो हमें मेंशन होती है उसके ऊपर, वो शो करता है. उसके अलावा सेकंड नंबर पे जो मैप आता है वो आता है हमारे पास पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव मैप. और ये हमें कंट्रीज़ के दरमियान
बॉर्डर्स शो करता है, ठीक है। मेनली जो सबसे ईजीएस्ट मैप होता है वो पॉलिटिकल मैप होता है, क्योंकि उससे आपको कंट्रीज़ के दरमियान में बॉर्डर्स, और उसके बाद अगर किसी एक कंट्री की बात करें तो उसके अंदर उसकी सिटीज़ के बॉर्डर्स जो मेनली सिर्फ मेन चीज़ें आपको मेंशन की गई होती हैं। उसके बाद एक मैप आता है रिलीफ मैप, और ये रिलीफ मैप आपको यहाँ पे अपनी बुक पे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये कलरफुल सा रिलीफ मैप है, लेकिन इसमें एक साइड पे, राइट साइड पे आपको कुछ कीज़ नज़र आ रही हैं। ये जो कलर्ड है, ये कलर्ड बेसिकली ये शो कर रहे हैं कि ये इतनी मीटर्स के ऊपर है, ठीक है। बेसिकली रिलीफ मैप का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की हाइट जो है मीटर्स में शो करके बताता है मैप के ऊपर, ठीक है। तो ये जो कलर्ड लाइंस होती हैं, कलर्स होते हैं, इनसे हम इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये जगह कितनी ऊंची है, ये जगह कितनी नीची है, और ये जगह कितने सी के लेवल पे है, और ये जगह कितनी ज़्यादा प्लेन है, ठीक है। इसे हमें अंडरस्टैंड करने के लिए ज़्यादा आसानी होती है। उसके बाद अगर हम देखें, ये बेसिकली रिलीफ मैप तो आपको ऑलमोस्ट ज़्यादा कंट्रीज़ का शो कर रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर रिलीफ मैप देखें सब कॉन्टिनेंट का, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में हमारे पास इंडिया और पाकिस्तान आते हैं, यू नो दैट। और इसके अंदर अगर हम देखें कि दिस इज़ अ रिलीफ मैप ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, अ रिलीफ मैप शोज़ usually by means of different colors the height of the land above the sea level. It also shows rivers and lakes and other geographical features. You can see that the northern parts of the subcontinent are very high, up to almost 9,000 meters. Land below 300 meters is colored green, and this is usually the most fertile because there is plenty of water for crops. Deserts are also colored green because they are usually below 300 meters in height, but they have brown dots to show that they are of no use for farming, ठीक है। इसके अंदर ये बताई जा रही हैं कि कौन कौन से कलर किस किस चीज़ को शो कर रहे हैं, ठीक है। रिवर्स और लेक्स के जो इर्द गिर्द एरिया होगा वो ज़ाहिर है फर्टाइल होगा, उसको पानी मिलेगा तो वहाँ पर क्रॉप्स होंगी। और जो डेजर्ट है यानी कि सैंडी और रॉकी एरियाज़ हैं, वहाँ पे डेफिनेटली आपको कोई भी जो है वो नहीं मिलेगी, वेजिटेशन नहीं नज़र आएगी, ठीक है। और उसके बाद आप नेक्स्ट में अगर आप देखें तो फिर हम अपनी कंट्री के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हमारी जो है यहाँ पे आपको एक रिलीफ मैप नज़र आ रहा है, ये रिलीफ मैप हमारी कंट्री का है, पाकिस्तान का है, और इसके अंदर आप आसानी से देख सकते हैं कि इसकी हाइट कहाँ है, कितनी है, और कौन से कलर किस चीज़ को शो कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम अगर देखें तो हमारे पास डेप्थ में स्टडी करने के लिए यहाँ पे एक चीज़ मौजूद है जो हमें बता रही है कि यहाँ पे कुछ हमारी जो है एक्सप्लेन करने के लिए कि जैसे सी लेवल आपको पता है, ये जो ऊपर वाली डायग्राम है ये बता रही है कि सी लेवल किस तरह से होता है, क्योंकि जो एरिया हमारे समुंदर और जो हमारा खुश्की का एरिया बिल्कुल बराबर होते हैं, जैसे हमारा साहिली इलाका होता है कि समुंदर की लहरें भी थोड़ी सी टकरा रही होती है, उसको हम सी लेवल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि उसके बाद हमारे पास आ जाती है इंडस वैली, ठीक है। इंडस वैली जो दरियाए सिंध के किनारे किनारे जो भी आबादियाँ हैं, ठीक है, वो उस आती है। उसके बाद फैसलाबाद उसके लेवल पे आता है। उसके बाद सॉल्ट रेंज जो हमारी ख्योड़ा में सॉल्ट रेंज है वो उससे थोड़ी सी हाइट पे है। उसके बाद हमारा पोठवार प्लेचू, ठीक है। पोठवार प्लेचू वो है जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं, ठीक है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद जो है से और टिल जेहलम तक हमारा ये पोठवार प्लेचू जाता, और ये सबसे ऊंचा एरिया होता है, ऊंचा मैदानी एरिया होता है जिस, ठीक है, प्लेचू जिसको कहते हैं, और इसको उर्दू में सत्ताए मुर्तफाक भी कहते हैं, ठीक है। और ये सतह मुर्तफ़ा जो होती है ये एक ऐसा एरिया होता है कि ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होता है, लेकिन इसको हम पहाड़ नहीं कह सकते, इसको हम बहुत ऊंचा मैदान कह सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास जो है वो कराकोरम और हिंदू कुश रेंजेस जो है वो आ जाती हैं, यानी कि पहाड़ी सिलसिले आ जाते हैं जो ग्रेट माउंटेंस हैं, ठीक है, वो हमारे पास आ जाती हैं। और ये माउंटेंस जो हैं ख़ास तौर पर इतनी ऊंची हैं और सारा साल बर्फ़ से ढकी रहती हैं, और इन्हीं माउंटेन रेंजेस में से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी माउंटेन पीक मौजूद है जिसका नाम है K2, जिसकी जो है आपको मैं जनरल नॉलेज के लिए एक्सप्लेन कर दूं, उसकी हाइट है 8,611 मीटर्स, और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पहाड़ की चोटी है, ठीक है। और उसके बाद नीचे हमारे पास जो सेकंड डायग्राम है इसके अंदर हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि
हमारे पास जो डेजर्ट्स और जो वैलीज़ और उसके बाद हिल्स और क्लिफ्स आती हैं, वो किस तरह से आती हैं सेकंड डायग्राम में आपको वो चीज़ शो की जा रही है, ठीक है। और आपको एक में जनरल नॉलेज की एक और बात बता दूं कि हमारे पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड्स यानी कि वो एरियाज़ जो एग्रीकल्चर के लिए हमारी ज़राअत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो वाले एरियाज़ हैं जो जिनको इंडस वैली एरियाज़ कहते हैं। इंडस वैली मीन्स जहाँ जहाँ से दरियाए सिंध गुज़रता है उसके आसपास के सारे इलाके बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ हैं, ठीक है। उसके बाद हम कुछ जोग्राफिकल टर्म्स पढ़ लेते हैं। ये जोग्राफिकल टर्म्स ना सिर्फ हमारे मुल्क के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं इन चीज़ की डेफिनेशन बताऊंगी तो आपको ये पढ़ने अंडरस्टैंड करने में और पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सबसे पहले माउंटेन्स, ठीक है। माउंटेन्स पहाड़ियाँ ही होती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऊंची होती है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होती हैं, इतनी ज़्यादा हाइट पे होती हैं और सारा साल वो बर्फ़ से ढकी रहती हैं, ठीक है, ग्लेशियर्स से। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती हैं हिल्स। हिल्स भी पहाड़ियाँ होती हैं, लेकिन वो माउंटेन्स की तरह ज़्यादा हाई नहीं होती और उन्हीं हिल्स के ऊपर आप ये देख सकते हैं कि उन हिल्स के ऊपर जो है वो वेजिटेशन होती है, फॉरेस्ट होता है, दरख्त होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल बता दूं, इस्लामाबाद में मारगड़ा हिल्स हो गई, ठीक है, और मरी में जैसे मरी की पहाड़ियाँ, ठीक है, वो जो है हिल्स कहलाती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्लेटूस, सतह मुर्तफ़ा। प्लेटूस जो है वो फ्लैट एरियाज़ होते हैं, ठीक है, लेकिन वो सी लेवल से ऊंचे होते हैं, यानी कि वो पहाड़ तो नहीं होते लेकिन मैदानी इलाके होते हैं और वो बहुत ऊंचे होते हैं सी लेवल से भी। और अगर हम कभी प्लेटूस की बात करें तो प्लेटूस एक ऐसा एरिया कि अगर आप कहीं से मैदान आपको नज़र आ रहा है तो अचानक पहाड़ ऊंचा नज़र आएगा, फिर ऊपर मैदान, फिर पहाड़, इस तरह से अनइवन जगह होती है लेकिन ज़्यादातर वो ऊंचाई पर मौजूद होती है। उसके बाद हम बात करेंगे प्लेन्स की। प्लेन्स वो एरियाज़ होते हैं मतलब कि वो ज़्यादातर फ्लैट लैंड्स होते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर मैदानी इलाके होते हैं, ज़्यादा पहाड़ियाँ नहीं होती और वो फ्लैट लैंड्स होते हैं, ठीक है। और कुछ जो है वो हमारे सी लेवल के ऊपर, अब ज़ाहिर है वो साहिल पे तो मौजूद नहीं है लेकिन वो नीचे इतने होते हैं कि अगर हम सी का लेवल और उनका लेवल कभी अगर हम नापने की कोशिश करें तो जैसे पीछे डायग्राम में भी आपको नज़र आया है तो वो सी के लेवल पे ही होते हैं। और ज़्यादातर फार्मिंग जो है वो यहाँ पे होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा खुला एरिया होता है और अगर पास से दरिया जैसे रिवर इंडस हमारा जो दरिया सिंध है वो पास से गुजरता है तो वो एरिया मज़ीद फर्टाइल हो जाता है। और हमारे पाकिस्तान में केनाल सिस्टम भी है, यानी कि ऐसे एरियाज़ जहाँ पर दरिया का पानी डायरेक्टली नहीं पहुँच पाता तो वहाँ पर खुदाई करके कुछ बड़ी बड़ी नदी नाले बनाए जाते हैं जिनके ज़रिए से पानी बाकी क्रॉप्स तक जाता है, बाकी एग्रीकल्चरल एरियाज़ तक जाता है। और इन कैनाल्स का सिस्टम पाकिस्तान का जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा परफेक्ट और वाहिद और सबसे बड़ा नेटवर्क है कैनाल्स का पाकिस्तान में। और उसके बाद हम नेक्स्ट पे बात करते हैं डेजर्ट्स। डेजर्ट्स एज यू नो दैट दीज आर द रॉकी एंड सैंडी एरियाज़। और कुछ डेजर्ट ऐसे जिनमें दिन में शदीद गर्मी होती है, रात को हल्की सी ठंड हो जाती है और वहाँ पर क्योंकि पानी इंतहाई कम होता है इसी वजह से वहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती, प्लांट्स बहुत कम होते हैं, जो प्लांट्स होते भी हैं वो इतने खारदार होते हैं, कांटों वाले होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा उसके बाद ऐसे एरियाज़ में ज़्यादातर जो है वो लोग आबादी भी नहीं करते। और कुछ सहरा ऐसे हैं जो इंतहाई ठंडे सहरा हैं, जैसे टुंड्रा रीजन के हैं। टुंड्रा रीजन ख़ास तौर पे ऐसा है जो बहुत माउंटेन रेंजेस के पास है, ठीक है, जो बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों के पास है, इंतहाई ठंडा है लेकिन वहाँ पे रेत है इस वजह से कि वो ज़मीन फर्टाइल नहीं है, वो रॉकी और सैंडी एरिया है और वहाँ पे भी वेजिटेशन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए डेज़र्ट हम ये कह सकते हैं कि दो किस्म के, एक तो जो इंतहाई गर्म है, दूसरे जो इंतहाई सर्द है। और दोनों जगहों पे लोग वहाँ पे आबाद होना पसंद नहीं करते क्योंकि आसपास पानी नहीं होता। उसके बाद मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दूँ कि वैली क्या होती है, कि चारों तरफ से पहाड़ों, एक ऐसा मैदान जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ हो उस मैदान को वैली कहते हैं। और इसी तरह एक ऐसा पानी का हिस्सा जो चारों तरफ से लैंड से या पहाड़ियों से घिरा हुआ हो उसको हम लेक कहेंगे। उसके बाद रिवर्स की बात करें तो रिवर्स जो हैं वो बहता हुआ पानी एक ख़ास जैसे जो पहाड़ों पे बर्फ़ जो है जब वो
गर्मियों के मौसम में पिघलती है तो आबशार का रूप धारती है, पहाड़ों से आबशार की तरह से गिरती है और फिर ये फ्रेश वाटर जो है दरिया के रुख की तरह, दरिया की तरह से बहता हुआ जाता है और बहुत से इलाकों को फ्रेश वाटर जो है वो प्रोवाइड करता है। तो रिवर्स का हम ये कह सकते हैं कि जो है ये चलता हुआ पानी है, बहता हुआ पानी है और ये बहते बहते जाकर समुंदर में शामिल हो जाता है। उसके बाद हम अ, एक बात करते हैं एस्टोरी की, ठीक है। और ये जो एस्टोरी, ठीक है बेटा, आपको और स्टोरीज़ जो हैं वो ऐसी जो हैं वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर हम इसको उर्दू में कह सकते हैं कि दरिया का दहाना या दरिया का वो सिरा जब समुंदर की तरफ दरिया बहने लगता है, ठीक है। और ये क्योंकि बहुत वाइड जगह, बहुत चौड़ी जगह बन जाती है तो इसी की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के जो जहाज़ हैं वो भी यहाँ पे लंगर अंदाज होते हैं और यही जहाज़ जो हैं कोई भी चीज़ जो है, कोई भी सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के काम आते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ हमारे पास टर्म आती है डेल्टा। और डेल्टा जो है वो एक आप इस तरह से कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ तरह की वी शेप में और इस तरह से छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं, यानी कि जब दरिया समुंदर में दाखिल होने वाला होता है तो कुछ एरिया वहाँ पर इस तरह से छोटी छोटी स्ट्रीम्स में कन्वर्ट होकर तो वो जो है वो समुंदर में दाखिल हो रहा होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको हम डेल्टा कहते हैं और ये डेल्टा ख़ास तौर पे आसपास की ज़मीन को ज़रख़ेज़ करने के लिए बहुत मावन साबित होता है। और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में बताऊं कि आप एंशियंट इजिप्ट की अगर बात करें, कदीम मिस्र की अगर बात करें, जब उस ज़माने में जब फ़िरौन बादशाह हुआ करते थे तो वहाँ पर भी जो है वो दरियाई नील जिसको रिवर नाइल कहते हैं उसके उसके डेल्टा पर, यानी कि जो है जब वो समुंदर में गिरने वाला के करीब होता है तो उसके उसका जो डेल्टा बनता था उस डेल्टा के ऊपर आसपास जो है वो फसलें काश्त की जाती थी। और ज़्यादातर एरिया तो आपको पता है इजिप्ट का रेतला एरिया है, लेकिन वहाँ पे क्योंकि दरियाए नील के किनारे डेल्टा जहाँ बना था वहाँ पर वो ज़मीन फसल के लिए बहुत अच्छी हुआ करती थी। और आज से तकरीबन 2500 साल 3,000 साल पहले बहुत अच्छी किस्म की फसलें वहाँ पर काश्त की जाती थी और बहुत ज़्यादा खाने पीने के लिए गल्ला इकट्ठा कर लिया जाता था। और इसके अलावा बेटा जो ये जो चैप्टर है इट हैज़ बीन कंप्लीटेड। और अगर इसके क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं और इसमें ज़्यादातर जो आंसर्स हैं वो आपको एक ट्रिकी वे में, एक जनरल नॉलेज वे में आपके ओपिनियन के मुताबिक जो है वो आंसर्स आपको देने हैं। तो काइंडली आप जो है इस चैप्टर को मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी और जो भी इसके अंदर कोई भी पॉइंट्स हैं वो आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगे होंगे और आप आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। और जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर्स जब हम रीड करेंगे तो तब हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ एंड से स्टे सेफ।